नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निशा फाउंडेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमने हमारी जो पिछली क्लासें हैं उनके अंदर गाउस के नियम के बारे में पढ़ा। गाउस के नियम के अंदर सबसे पहले गाउस का नियम क्या है, इसे समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना था जो था फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, विद्युत फ्लक्स क्या है। और विद्युत फ्लक्स के बारे में हमने देखा कि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको काल्पनिक रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। और किसी विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा हुआ अगर कोई पृष्ठ है, उससे गुजरने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या है वही आपकी विद्युत फ्लक्स कहती है। इस प्रकार से हमने विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा। उसके पश्चात हमने गाउस के नियम के बारे में पढ़ा। गाउस का नियम कुछ इस प्रकार से था कि अगर कोई भी बंद पृष्ठ है, कोई भी बंद पृष्ठ है, उससे निकलने वाला जो फ्लक्स फाई होगा, मैं एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी बंद पृष्ठ है उससे निकलने वाला फ्लक्स को हमने फाई से रिप्रेजेंट किया था, वो बराबर होगा समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। कहने का मतलब यहां समेशन क्यू क्या चीज है, सपोज ये वो बंद पृष्ठ है, कैसा भी हो सकता है, किसी भी आकार का हो सकता है। सपोज ये किसी, मैं भी गोला बना देता तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन हो जाता कि सिर्फ गोलाकार ही होता है। हमने एक कोई भी आकार बना दिया, यादृच्छिक आकार ले लिया। अगर इस आकार का हम पृष्ठ लेते हैं और इसके अंदर आवेश समेशन क्यू रखा हुआ है, तो इससे निकलने वाला, इससे पारित फ्लक्स, इससे संबंधित फ्लक्स जो रहेगा वो रहेगा फाई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो अगर यहां चारों तरफ जो माध्यम है वो निर्वात है या वायु है तो एप्सिलॉन जीरो। सपोज अगर कोई दूसरा माध्यम हो, जैसे आप कहो कि कोई एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का माध्यम है, तो निकलने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये गाउस का नियम था जो हमने हमारी पिछली क्लास के अंदर पढ़ा। गाउस का नियम जब हमने पढ़ लिया था, इसके बाद में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, फ्लक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे, और वो जो कॉन्सेप्ट था गाउस के नियम का उसको और डेवलप करने की बात की थी। जब मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि गाउस का नियम का हम उपयोग कहां पे लेते हैं कि जहां पर सतत आवेश वितरण हो, उस जगह पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना हो। सपोज एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना था, जैसे ये क्यू आवेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो E बराबर होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कुलाम ने ये नियम दिया था और हमने ये समझ भी लिया था। एक बिंदु आवेश के कारण हम क्षेत्र निकालना सीख गए। अगर बहुत सारे बिंदु आवेश होते, सपोज Q1, Q2, Q3, Qn, और उनकी वजह से अगर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना होता तो हमने वहां पे फॉर्मूला लिखा था। ऐसे केस के अंदर हम फॉर्मूला लिख देते E1 प्लस E2 अप टू, यानी Q1 की वजह से विद्युत क्षेत्र, Q3 की वजह से, Q2 की वजह से, Qn की वजह से, उन सब का हम क्या कर देते, सदिश योग कर देते। लेकिन वास्तविक जीवन के अंदर इस प्रकार का आवेश वितरण नहीं मिलता है। आवेश वितरित मिलता है एक सतत रूप से। तो हम लोगों ने सतत आवेश वितरण के बारे में भी बात की थी। सतत आवेश वितरण हमने तीन प्रकार का देखा था, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। उसके ऊपर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस भी अपन ने देखे थे जहां से वो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा और क्लियर हो। तो ये बातें हम हमारी पुरानी क्लास के अंदर कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा गाउस के नियम के अनुप्रयोग। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर मैं बात करता हूं बोर्ड एग्जाम्स की, तो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर का प्रश्न आता है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, फिर से डिस्कस कर रहा हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो यूनिट है, बड़ी यूनिट है, 7 नंबर की यूनिट है। एक 4 नंबर का प्रश्न बनता है, एक 2 नंबर का प्रश्न बनता है, और एक 1 नंबर का छोटा प्रश्न बनता है, अति लघुतरात्मक। अति लघुतरात्मक जो प्रश्न होता है उसकी प्रकृति कैसी भी हो सकती है, कोई विमा पूछ सकता है, मात्रक पूछ सकता है, कोई छोटा सा कोई फैक्ट पूछ सकता है। 2 नंबर का जो प्रश्न बनता है लघुतरात्मक, वो किसी एक डेरिवेशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। 4 नंबर का जो बड़ा प्रश्न बनता है उसको पूछे जाने के 2 प्रकार हैं, ज्यादातर देखा गया है, जिसमें से एक प्रकार है कि गाउस के अनुप्रयोग से संबंधित वो प्रश्न पूछेगा। और वो प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है कि गाउस का नियम क्या है, पहला भाग उसका जो हम पढ़ चुके हैं, और दूसरा भाग
कि एक रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ये अनुप्रयोग है गाउस के नियम का। यस, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। एक चालक गोला है, उसके ऊपर आवेश है, उसके कारण एक कुचालक गोला है, ये परत है, पट्टिका है, ये सारी चीजें अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो हमें 5 अनुप्रयोग हमारे सिलेबस के अंदर दे रखे हैं, जिनमें से एक प्रश्न अमूमन हर साल पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है गाउस के नियम के अनुप्रयोग। हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है गाउस के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस लॉ। एप्लीकेशंस की बात करनी है कि कहां कहां पे वो अप्लाइड होता है। तो हम पहली एप्लीकेशन देखते हैं इसकी। पहला हम अनुप्रयोग देते हैं कि अगर आवेश का वितरण कैसा हो, रेखीय हो, तो हम इसको लिख सकते हैं अनंत रेखीय आवेश वितरण। अनंत रेखीय आवेश वितरण, देखना एक बार हम ये शब्द दूसरी बार बोल रहे हैं। जब हमने रेखीय आवेश वितरण की बात की थी वहां पे भी हम बात कर चुके हैं कि आवेश वितरण कैसा, एक ही दिशा में हो, एक तार के ऊपर हो, एक वलय के ऊपर हो, ऐसे आवेश वितरणों को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। यहां पे क्या बोल रहा है, अनंत रेखीय आवेश वितरण। इसी प्रश्न को एक और प्रकार से कह सकता है कि एक अनंत लंबाई का चालक तार है। क्या बोला जा सकता है, अनंत लंबाई का चालक तार है, वो आवेशित है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए फिजिक्स में ये एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न को और किस भाषा में लिखा हुआ मिल सकता है आपको क्वेश्चन, वो चीज भी हमें ध्यान से देखनी है। कई बार सिर्फ जो वर्डिंग है वो चेंज कर देते हैं और हमें ऐसा लगता है कि कोई दूसरी चीज पूछ ली है, यानी सिर्फ भाषा की वजह से प्रश्न जो है वो कठिन हो जाता है। तो ये चीज भी नहीं होनी चाहिए। आप ये देख लीजिए क्वेश्चन और किस तरह से पूछा जा सकता है। यहाँ पे प्रश्न है अनंत रेखीय आवेश वितरण या एक अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। मैं इसे एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूं कि क्या चीज पूछी गई है। कि सपोज ये कोई एक तार है, डॉट्स का मतलब है ये अनंत लंबाई का है, यहां पे इनफिनाइट दूरी तक है और यहां पे भी इनफाइनाइट दूरी तक है। बीच में एक पोर्शन है जो मैंने कंटिन्यूअस लाइन से शो कर दिया, जो मुझे दिख रहा है या जिसके ऊपर मैं प्रयोग करना चाह रहा हूं, और इसके ऊपर पूरे पर धनावेश है। मैं मान लेता हूं ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। हमारा क्वेश्चन है एक अनंत रेखीय आवेश वितरण है, इसके कारण किसी बिंदु पर, सपोज ये वो बिंदु P है, इस बिंदु P पर जो भी हमारा प्रायोगिक बिंदु है, प्रैक्टिकल पॉइंट है P, इस बिंदु P के ऊपर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर से हमने बात की थी कि एक आवेश अगर वो स्थिर है तो अपने चारों तरफ क्षेत्र का निर्माण करता है, वो है विद्युत क्षेत्र। और अगर आवेश गतिमान है तो अपने चारों ओर विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्रों का निर्माण करता है। यहां पे अगर हम बात करें एक आवेशित तार है, तो अगर तार आवेशित है इसका मतलब उस पूरी तार के ऊपर आवेश है, और आवेश का वितरण कैसा है, असंख्य आवेश है, असंख्य इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश मैं मान सकता हूं यहां पे है। तो ये पूरा का पूरा जो है वो ऐसा लगेगा जैसे सतत रूप से इस पूरे पर आवेश है। और ये आवेशित तार के कारण हमें देखना है कि बिंदु P के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। ये हमारा क्वेश्चन है, डेरिवेशन है जो हमें अब करना है। आ गई बात समझ में। सबसे पहले जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करना जरूरी है कि हमें क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है, इस डेरिवेशन में करना क्या है, स्टार्ट कहां से करना है, क्वेश्चन आएगा कैसे, तो हमने उसके बारे में बात कर ली। या तो प्रश्न ऐसे लिखा हुआ आएगा, अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। या प्रश्न इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा आपको कि एक अनंत लंबाई के चालक आवेशित तार के द्वारा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए या ज्ञात कीजिए। इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। तो हम लोगों ने देख लिया कि एक तार है और मैं मान लेता हूं इस तार का जो सिरा है वो है A और B, इसका एक बिंदु O है, इस O बिंदु के एकदम सामने कितनी दूरी पर, R दूरी पर बिंदु P है।
आप बोलेंगे क्वेश्चन के अंदर ये ए बी ओ पी इन सारी चीजों की तो कोई डिस्कशन ही नहीं है, तो ये हम मानेंगे। यानी हमारा जो सबसे पहला प्राइमरी काम क्या होगा, वो होगा कि जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को लिखना कि क्या पूछा गया है, हम किसको डील करने वाले हैं, जो कॉपी चेक करने वाला है उसको समझाना है कि हम इस डेरिवेशन के अंदर क्या करने वाले हैं। तो हम लोग इसके अंदर लिख सकते हैं कि माना एक आवेशित चालक तार है जिसके ऊपर स्थित बिंदु O के सामने r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देख लीजिए एक और चीज हम इसके अंदर लिखेंगे, हमने बात की थी आवेश वितरण जब रेखीय हो, जब पृष्ठीय हो और जब आयतनीय हो, तो वहां पर एक इकाई लंबाई पर, एक इकाई क्षेत्रफल पर या एक इकाई आयतन पर उपस्थित जो आवेश है उसे आवेश घनत्व का नाम देते हैं। और उनको नाम क्या देते हैं हम, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और तीसरा हमने पढ़ा था आयतन आवेश घनत्व, जिन्हें पिछली क्लासों के अंदर हम बात कर चुके हैं। लैम्डा, सिग्मा और रो से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं हम रेखीय आवेश वितरण को, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश। सिग्मा से हम रिप्रेजेंट करते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण को, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो था उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश। और जो हमारा रो था उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक आयतन में, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को। तो यहां पे क्योंकि आवेश का वितरण कैसा है, रेखिक है, एक ही दिशा में है, इसलिए हम यहां पे रेखीय आवेश घनत्व लेंगे। तो हम यहां पे लिख देंगे कि माना एक चालक तार AB है जिस पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, इसके सामने बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए मैं जो मेरा पहला पैराग्राफ है उस पैराग्राफ में कॉपी चेक करने वाले, क्योंकि ये हमारा पहला डेरिवेशन है। एक बात इस चीज को आप समझ लीजिएगा कि ये जो 5 अनुप्रयोग हम आगे पढ़ेंगे उन सब का पैटर्न लगभग एक जैसा ही है, एक ही तरह से स्टार्ट करना है। हम जब भी डेरिवेशन आपको पूछा जाए, प्रश्न मैंने आपके सामने बोल दिया था, तो आपको करना क्या है, पहले एक डायग्राम बनाना है, उस डायग्राम के बाद में उसके साथ में हम जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा एलोबरेट कर देंगे, विस्तृत कर देंगे और बता देंगे कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। हमने बोल दिया इसके अंदर, और साथ में जो चीजें माननी है उनको भी देख लेंगे। जैसे हमने इसके अंदर लिखा, माना एक चालक तार AB है, डायग्राम में हमने शो कर रखा है, जिस पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। ये हमें दिया हुआ नहीं था, हमने हमारे स्वयं विवेक से मान लिया कि लैम्डा आवेश घनत्व है। उसके बाद में इसके सामने कोई बिंदु P लिया हमने, और वो P बिंदु जो है, ये भी लिख सकते थे हम, P बिंदु जो तार से R दूरी पर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके समक्ष R दूरी पर, इसके सामने R दूरी पर स्थित बिंदु, सामने R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यह हमारा पहला काम हो गया। थोड़ा सा इसको आप समझते हुए चलना। सेकंड जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा, ये हमने प्रॉब्लम डिस्कस कर ली, हमें क्या करना है। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है। यानी अगर कोई आवेशित चालक तार रहे, सपोज ये कोई तार है, मेरे हाथ में ये जो पेन है, इसको एक बार के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं, ये कोई तार है और ये आवेशित है। इसके सामने इस जगह पे अगर कोई बिंदु है तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी। हम सबसे पहले उस दिशा की कैलकुलेशन करते हैं। दिशा की कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे एक छोटा सा डायग्राम मैं बना देता हूं, उस डायग्राम की सहायता से दिशा की कैलकुलेशन करेंगे हम। ये हमने तार ले लिया वही, और इस तार के ऊपर हम आवेश
भी प्रदर्शित कर देते हैं। इसके बाद में इस तार के मध्य बिंदु O जो हमने माना है उससे बराबर दूरी पर दो अल्पांश लेते हैं। लगभग बराबर दूरी पर हम क्या करते हैं, दो अल्पांश लेते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं बिंदु A के दोनों ओर तारों को अल्पांश युग्मों में विभक्त कर लेते हैं। अल्पांश युग्मों में विभक्त, युग्म का मतलब क्या होते हैं, जोड़े। एक अल्पांश ऊपर माना, उतनी ही दूरी पर दूसरा अल्पांश हमने किधर मान लिया, नीचे मान लिया। सपोज ये अल्पांश जो है वो dl लंबाई का है और ये सेंटर से कितनी दूरी पर है, l दूरी पर है, तो ये वाला अल्पांश भी dl लंबाई का होगा और सेंटर से कितनी दूरी पर होगा, l ही दूरी पर होगा। इस प्रकार से हमने अल्पांशों के अंदर इस तार को विभक्त कर लिया। यहां पर स्थित बिंदु P है। अब इस dl, क्योंकि ये dl अल्पांश बहुत छोटा है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक बिंदु आवेश की तरह बिहेव करेगा। ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, जैसे कोई बिंदु आवेश हो। हम जानते हैं कि सपोज अगर यहाँ पे कोई बिंदु आवेश Q होता और मैं उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछूं तो आप कहोगे अगर ये धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, आवेश से बाहर की ओर। हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो इसी तरह से मैं इस dl पर उपस्थित जो ये dq आवेश है, इस dl लंबाई पर कितना आवेश मान लेता हूं, dq आवेश। इस dq आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र है वो कुछ इस प्रकार से होगा। इसी तरह से इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र है वो कुछ इस प्रकार से होगा। मैं इस डायग्राम का P पॉइंट है वो फिर से बना देता हूं आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए हम पीछे की क्लासों में भी बात कर चुके हैं, सदिश जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेक्टर जो है उसका एडिशन करना, उनको सॉल्व करना वो हमें आना चाहिए। अगर जूनियर क्लास में या छोटी क्लासों में उसमें कोई प्रॉब्लम है तो हमें उसके साथ के साथ में दूर करना होगा। इसलिए यहाँ पर जो वेक्टर कैलकुलेशन है वो मैं समझा रहा हूँ, उसको आप समझिए। जब भी दो सदिश आपको इस तरह से दे दिए जाएं, एक ही बिंदु से होकर जा रहे हैं, उनको जोड़ना है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों सदिशों को घटक में वियोजित कर लेते हैं। इन दोनों सदिशों को एक्सिस जो है x और y, उनके अनुदिश इनका मान देख लेते हैं, इनका भाग देख लेते हैं, घटक का मान कितना है, उसके बाद में उसको सरल करते हैं। तो आप एक बार देखना, इस dq आवेश के कारण मैंने यहां पे मान लिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है dE1, और इसी तरह से इस dl के ऊपर जो उपस्थित आवेश है उसके कारण मान ली dE2। सदिश रूप में मैं इनको लिख देता हूं। आप देखिए अगर ये A बिंदु है और सपोज ये B बिंदु है तो यहां पर दिशा B से P की ओर, यहां पे dE1 की जो दिशा है वो हो जाएगी dE1 लिख देता हूं। B से P की ओर मैं यहां पे फिर से बना देता हूं, ये रहेगा आपका dE1 सदिश और इस तरफ रहेगा आपका dE2 सदिश। आप देख सकते हो मैं इन घटकों को दो भागों में विभक्त कर सकता हूं और आपको समझाने के लिए ये लीजिए, इस dE1 का इस दिशा में, y दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में, तार के समांतर दिशा में जो घटक होगा वो होगा dE1। अब मैं क्या कोण लूं उसको एक बार समझिए, क्योंकि ये दो त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं और ये दोनों एंगल क्या रहेंगे, बराबर। आप देखिए ये जो त्रिभुज है इसके अंदर ये भुजा जितनी है उतनी ये भुजा है, हमने बराबर लंबाइयां देख रखी हैं, ये दूरियां भी बराबर है। आ रही बात समझ में? तो ये त्रिभुज जो आपका है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया एक तरीके से, जिनकी दो भुजाएं बराबर और एक भुजा उभयनिष्ठ है। ऐसी कंडीशन में ये वाले एंगल हैं ये भी क्या रहेंगे, बराबर। अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा और ये सामने वाले भी अल्फा। तो मैंने मेरे चित्र में इन एंगल्स को अल्फा बना रखा है। अब मैं घटक लेता हूं, इस साइड का घटक है DE साइन अल्फा, इस तरफ का जो घटक है हमारा वो रहेगा DE साइन अल्फा, D1 लिख लेता हूं साइन अल्फा, और ये जो घटक है वो रहेगा आपका DE2 साइन अल्फा। यानी हमारे ऊर्ध्वाधर घटक, तार के समांतर घटक DE1 साइन अल्फा, DE2 साइन अल्फा, और तार के लंबवत या क्षैतिज घटक, आपको ऐसे बोला जाए तार के लंबवत, तो आप देख सकते हैं तार इस तरह से है, तार के लंबवत, या फिर क्षैतिज घटक, क्षैतिज भी इसी प्रकार से हम देखते हैं। तो यहां ये घटक हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, DE1 cos अल्फा और DE2 cos अल्फा। तो हम लोगों ने बात की
तार बनाया, तार के कारण बिंदु P देखा, P के ऊपर हमने तार पे O के दोनों ओर समान दूरियों पर दो अल्पांश ले लिए dl दूरी के, जिनके ऊपर मान लिया dq आवेश है, बराबर आवेश है। उनके कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो बनता है dE1 सदिश dE2 सदिश। अब उसको सरल करने के लिए हम किस में विभक्त कर लेते हैं, घटकों में वियोजित कर लेते हैं। एक छोटी सी चीज और देखने वाली है, वो ये है कि dE1 का अगर आपसे मान पूछा जाए तो आप बता सकते हो कूलाम के नियम से। देखिए कूलाम के नियम से, अभी मैं सिर्फ कूलाम के नियम की बात कर रहा हूं। आप बोल सकते हो K dq, आवेश कितना है इस dl लंबाई पर, dq अपॉन r स्क्वायर। r स्क्वायर की जगह मैं लिख देता हूं bp स्क्वायर, और इसकी जो दिशा है वो हो जाएगी b से p की ओर। इसी तरह से dE2 सदिश आप लोगों को क्या मिलेगा, k dq ap स्क्वायर, और दिशा क्या हो जाएगी a से p की ओर। देखिए ध्यान रखने वाली बात यह है, दोनों त्रिभुजों से ये चीज हमें पता है, AP जो है वो किसके बराबर है, BP के। समद्विबाहु त्रिभुज है, बराबर दूरियां हैं, इसलिए AP और BP दोनों क्या रहेंगी, लंबाई में बराबर रहेंगी। अगर AP और BP दोनों बराबर हैं तो हम कह सकते हैं D1 का जो मैग्नीट्यूड है वही किसके बराबर होगा, D2 के। यानी ये दोनों परिमाण में समान हैं। क्या चीज है इनकी, ये दोनों परिमाण में समान है, परंतु इनकी जो दिशाएं हैं वो भिन्न भिन्न है, इसीलिए हमने इनको घटकों में वियोजित करके देख लिया। अब आप इस पूरे को देखकर ये कह सकते हो, ध्यान से समझना, हमने D1 D2 को घटक में वियोजित किया, D1 और D2 का जो मैग्नीट्यूड है वो तो बराबर है, तो D1 का मैग्नीट्यूड D2 का मैग्नीट्यूड बराबर, इधर भी साइन अल्फा इधर भी साइन अल्फा। इसका मतलब ऊर्ध्वाधर घटक जो हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं, वह एक दूसरे के समान है, इसलिए एक दूसरे को क्या करते हैं, निरस्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। जबकि जो क्षैतिज घटक हैं, जो हॉरिजॉन्टल अगर हम कहें कंपोनेंट है D1 cos अल्फा D2 cos अल्फा, एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं, इसलिए मैं यहां पे लिख सकता हूं, इसलिए जो हमें नेट मिलेगा, नेट विद्युत क्षेत्र मिलेगा वो मिलेगा 2DE cos अल्फा। अभी हमें इसकी वैल्यू नहीं कैलकुलेट करनी है, मैंने आपको क्या कहा था कि हमारा उद्देश्य है सिर्फ दिशा बताना है। तो आप देख सकते हो पिछले चित्र के अंदर कि यहां पे दिशा किधर मिल रही है हमें, आप कहोगे तार के लंबवत बाहर की ओर। हमें दिशा किधर मिल रही है, तार के लंबवत बाहर की ओर। अगर पूरे तार को, ये तो सिर्फ दो अल्पांशों की बात थी, अगर पूरे अनंत लंबाई के तार को इसी प्रकार के अल्पांशों में विभक्त मान लिया जाए तो भी बिंदु P के ऊपर किधर आएगी दिशा, आप कहोगे तार के लंबवत ही आएगी। भाई मैंने एक अल्पांश इधर मान लिया, उतनी दूर पर एक अल्पांश इधर मान लिया, इसकी वजह से लंबाई इधर, इसकी वजह से इधर, वही घटकों में वियोजित करूंगा, मुझे क्षैतिज वाले जो घटक है वो जुड़ जाएंगे, ऊर्ध्वाधर वाले घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। कहीं पे भी आप अल्पांश ले लीजिए, जैसे यहां पे अल्पांश लिया हुआ रहता तो सेम दूरी पर है, तो हम क्या करेंगे, इस तार को ऐसे विभिन्न अल्पांशों के अंदर विभक्त मान सकते हैं, और विभिन्न अल्पांशों में अगर इसको विभक्त मानते हैं तो जो दूरी, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो कैसी मिलती है, तार के लंबवत। तो हमारा पहला काम था विद्युत क्षेत्र की दिशा। क्लियर है बात, तो हमने पहला काम हमारा कर दिया है। हम कह सकते हैं, ये इतना बनाने के बाद में आप कह सकते हो, चित्र से स्पष्ट है कि अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा तार के लंबवत प्राप्त होती है। यदि संपूर्ण तार को इसी प्रकार से अल्पांशों में विभक्त मान लिया जाए तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव तार के लंबवत प्राप्त होगी, अर्थात एक आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा, यदि तार पर धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा तार के लंबवत बाहर की ओर, और यदि तार पर ऋणावेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा तार के लंबवत तार की ओर होगी। क्लियर है बात। यहां तक का काम करने के बाद में हम लगाएंगे गाउस का नियम। अब गाउस का नियम लगाने के लिए हमारी जो स्टेप बनेगी, देखिए हमने सबसे पहला काम क्या किया था, हमने सबसे पहला काम, मैं एक बार पीछे वाली स्लाइड्स में चलता हूं, हमने सबसे पहला काम किया था कि एक तार, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें प्रश्न दे रखा था कि गाउस का नियम क्या है वो हम पहले एक्सप्लेन कर देंगे।
एक अनंत लंबाई के रेखीय चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हमने सबसे पहले तार बना लिया, ये डायग्राम बनाया, फिर इसको डिस्कस करके लिख दिया कि एक तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम काम में लेंगे। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है और उसके कारण तार से r दूरी पर स्थित बिंदु P है, वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है सदिश राशि, यानी दो फैक्टर आएंगे, एक आएगा परिमाण, दूसरा आएगा दिशा। तो हम पहले दिशा की बात कर लेते हैं। तो दिशा की बात करने के लिए हमने तार को क्या किया, दो भागों में हमने तार को क्या किया, पूरे तार को दो छोटे छोटे अल्पांशों में विभक्त कर दिया। और अल्पांश किस प्रकार से लिए, जो मध्य बिंदु O है उसके दोनों ओर समान दूरियों पर हो। अब उन अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं निकाली, उनको घटक में वियोजित किया और फाइनल रिजल्ट ये निकाला कि तार पर उपस्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो तार के लंबवत बाहर की ओर होती है। चलिए आगे हम बात करते हैं, यहां तक हम बात कर चुके थे। इसके बाद में अब हमें गाउस का नियम लगाना है। तो गाउस का नियम लगाने के लिए सबसे पहले हम काम करते हैं गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना। भाई आपको तार दे रखा है और एक चीज सोचिए, गाउस का नियम क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, यानी सबसे पहले एक बंद पृष्ठ होना चाहिए, उस बंद पृष्ठ को ही हम गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे तार दे रखा है तो हमें एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। गोला दिया हुआ रहता तो एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ती, अगर कोई बेलन दिया हुआ रहता तो गाउसीय पृष्ठ की कल्पना। अब गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कैसी करें, गाउसीय पृष्ठ कैसा होना चाहिए। तो गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करते टाइम पे हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना है। मैं पीछे भी ये डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट, अगर आप लोगों ने लेक्चर्स देखे हो वहां पे भी इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, फिर बता देता हूँ। गाउसीय पृष्ठ की जब भी हम परिकल्पना करेंगे, हमारे दिमाग में जो सबसे पहली बात रहेगी वो कि गाउसीय पृष्ठ जो है वो आवेश वितरण के समरूप होना चाहिए। आवेश वितरण के कैसा होना चाहिए, समरूप। एक बात, सपोज हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आवेश वितरण के समरूप है, तो दूसरी चीज वहां पे आपको ये देखनी है कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश, यानी वो जो पृष्ठ है जो भी आप बना रहे हो वहां पे विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा के मध्य या तो 0 डिग्री का कोण होना चाहिए या 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। ये गाउस के पृष्ठ को मानने के टाइम पर जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। मैं एक बार बोर्ड के ऊपर बता देता हूं आपको। जैसे मैंने ये तार बना दिया और इस तार के ऊपर हमने आवेश भी देख रखा था, ये आवेश है। अब हमें गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करनी है। तो हम गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना किस प्रकार से करेंगे, बोर्ड पर एक बार सबकी नजर रहे और इसको समझने की कोशिश कीजिए। हमने मान लिया एक गाउसीय पृष्ठ है बेलनाकार। कैसा माना हमने गाउसीय पृष्ठ, बेलनाकार। बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना कर लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान से आप समझने की कोशिश करना है इसको। बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। देखिए क्योंकि हमने बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ, क्योंकि ये तार जो है उसके आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण के चारों तरफ कैसा दिख रहा है, हमके समरूप दिख रहा है। तो हमने कहा था गाउसीय पृष्ठ हम ऐसा मानते हैं जो समरूप रहे। एक अनंत लंबाई का चालक तार है, उसके चारों ओर हम एक गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। मैं लिख देता हूं L या H ऊंचाई व R त्रिज्या। देखिए R त्रिज्या ही लेनी है, यहाँ पे ऊंचाई को तो आप कुछ भी नाम दे देना, आपकी मर्जी है, L दे देना, H दे देना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मैं इसकी त्रिज्या कितनी ले रहा हूं, त्रिज्या स्पेशल बता रहा हूं आप लोगों को। त्रिज्या मैं इसकी R ले रहा हूं। R क्यों ली, R लेने से जो वो P बिंदु है ना, प्रैक्टिकल पॉइंट जहां पे हमें निकालना था, वो प्रैक्टिकल पॉइंट इस जगह पे आ जाएगा। जो बाहरी सरफेस रहेगा ना, पृष्ठीय सरफेस, उसके ऊपर वो पॉइंट आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि हम चित्रानुसार H ऊंचाई व R त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। ये हमने परिकल्पना की है। इस गाउसीय पृष्ठ के 3 पृष्ठ हैं। इस गाउसीय पृष्ठ को मैं फर्दर कितने पृष्ठ में बांट सकता हूं, 3 पृष्ठ में बांट सकता हूं। कैसे बांट सकता हूं 3 पृष्ठ में, ऊपर और नीचे वाले 2 वृत्ताकार पृष्ठ और ये एक वक्राकार पृष्ठ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां पे लगाते हैं गाउस का नियम। अब यहां पे हम कौन सा नियम लगा रहे हैं, गाउस का नियम। आप देखिए एक बार, गाउस का नियम क्या कहता है, गाउस के नियम से पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स, ये जो गाउसीय पृष्ठ है इससे संबद्ध फ्लक्स फाई बराबर
मैं यहां पर दोनों चीज लिख देता हूं। क्या क्या लिख देता हूं? एक तो फ्लक्स की परिभाषा और दूसरा गाउस का नियम। फ्लक्स की परिभाषा कहती है E.ds और गाउस का नियम कहता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये हो गया हमारा गाउस का नियम। तो हमारा पहला काम इस डेरिवेशन के अंदर हमने सबसे पहले लिखा गाउस के नियम से गाउसीय पृष्ठ से पारित फ्लक्स फाई बराबर बंद समाकलन E.ds बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0। यहां पर सबसे पहले मैंने ये बंद समाकलन किस लिए किया? क्योंकि आप देख सकते हो गाउसीय पृष्ठ कैसा एक 3D आकृति है, त्रिविमीय आकृति है जो कि बंद है, जिसके सारे पृष्ठ कैसे हैं? बंद है। आगे बात समझ में? अगर मैं सारे पृष्ठों को अलग अलग लिखता हूं तो मैं इसका क्लोज इंटीग्रेशन की जगह फॉर सरफेस 1 2 3 जैसे भी नाम दूंगा, अभी हम करके देख लेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा समेशन क्यू क्या चीज है? गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश। आप लोगों के लिए प्रश्न है गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश यहां पर क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचिए। आप कहोगे कि सर इस तार पर स्थित आवेश ही होगा गाउसीय पृष्ठ के अंदर, और कितना? वो भी उतना तार जो कहां पे आ रहा है? हमारे इस बेलन के अंदर आ रहा है ना, इतने तार। अब इस तार की लंबाई कितनी है? आप कहोगे इस तार की उतनी लंबाई है जितनी बेलन की लंबाई है, यानी h लंबाई का तार है। h लंबाई के तार पर उपस्थित आवेश कितना होगा? तो हम कह सकते हैं गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश समेशन Q बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू एल। समझ में आ गई होगी आप लोगों के बात। हमने शुरुआत में माना था कि इस आवेश वितरण के लिए रेखीय आवेश घनत्व का मान कितना है? लैम्डा, यानी एकांक लंबाई पर कितना आवेश है? लैम्डा। तो एल लंबाई पर कितना आवेश हो जाएगा? लैम्डा गुना एल। इसका मतलब इसके अंदर परिबद्ध आवेश कितना हो जाएगा? सिग्मा क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल या लैम्डा इंटू एच। मैंने यहाँ पे एच ऊंचाई मानी है तो इसको एच लिख देता हूं। आपकी जो बुक है उसके अंदर हो सकता है एल लिखा हुआ रहे, नोटेशन से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, और अभी हम देख भी लेंगे कि क्या इसका कोई विशेष फर्क पड़ रहा है क्या। तो हमने मान लिया, हम यहां पे लिख देंगे गाउसीय पृष्ठ, ये थ्योरी भी लिखेंगे हम साथ में, गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश सिग्मा क्यू बराबर लिख सकते हैं गाउसीय पृष्ठ के अंदर तार की लंबाई गुणा एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश। गाउसीय पृष्ठ के अंदर तार की लंबाई h और एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश लैम्डा, तो टोटल आवेश हो जाएगा लैम्डा इंटू एच। इसको मैंने लिख दिया समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 से मान हम किस में रख लेते हैं? समीकरण 1 में रख लेते हैं। मैं एक बार समीकरण 1 को वापिस से लिख रहा हूं। फाई बराबर फ्लक्स बराबर, इस समेशन को मैं 3 सरफेस के लिए तोड़ देता हूं। सरफेस 1, अभी मैं आपको इसको समझाता हूं क्या चीज हम कर रहे हैं। सरफेस 2 और सरफेस 3 बराबर लैम्डा एच अपॉन एप्सिलॉन 0। हम लोगों ने क्या किया, जो हमारे को क्लोज सरफेस दे रखा था, बंद पृष्ठ दे रखा था, मैं उस पृष्ठ की 3 खुली पृष्ठों के बारे में बात कर लेता हूं। भाई एक बंद पृष्ठ है, उससे निकलने वाला फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा? वो जितनी पृष्ठों से मिलकर बनना है। जैसे मैं एक रूम के अंदर खड़ा हूं सपोज, और रूम में से फ्लक्स बाहर निकल रहा है, मैं कहता हूं कि पूरे रूम से जो फ्लक्स बाहर निकलता है वो फाई है। तो बताइए किसी एक दीवार से फ्लक्स कितना निकल रहा है, तो मैं उस पूरे रूम को कितने फलक में बांट सकता हूं? 6 फलक में। तो उस एक दीवार के हिस्से में कितना आ रहा है? उसका छठा भाग, अगर जो रूम है वो घनाकार है तो। आ गई बात समझ में? तो कहने का मतलब यहां पर जो पृष्ठ है हमारा बंद पृष्ठ, उस पृष्ठ को मैं 3 सरफेस पे मान लेता हूं। कौन कौन सी है वो 3 सरफेस? एक बार बोर्ड के ऊपर नजर होनी चाहिए सारे स्टूडेंट की। मैंने मान लिया ये जो सरफेस है वो है S1, ये वाला जो सरफेस है वो है S1 ऊपर वाला। इसी तरह से ये जो नीचे वाला सरफेस है इधर वाला, इसको मैंने मान लिया S2, और ये वाला जो सरफेस है वक्राकार, इस सरफेस को मैंने मान लिया सपोज S3। अब एक बार आप लोगों को समझने के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा और S3 की दिशा, E सदिश की दिशा इधर, और यहां पर जो DS, ये जो मैंने अल्पांश लिया है, आप एक बार इसको समझ के देखना कि जैसे ये पूरा पृष्ठ था, उस पर ये मेरी हथेली के बराबर मैंने अल्पांश लिया।
अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं इस अल्पांश की दिशा किधर होगी, आप इस तरह से पेन की तरह बता सकते हो कि तल के अभिलंबवत बाहर की ओर, और इस तार के कारण विद्युत क्षेत्र भी किधर होगा, इधर की साइड ही। कितना कोण बना, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश में ds भी इधर की साइड में, कोण कितना बनेगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। आप बता सकते हो मुझे, अगर मैं बात करता हूं आपके S1 पृष्ठ की, तो ds1 भाई ये वाला पृष्ठ है, इसके ऊपर क्षेत्रफल लिया, वो भी ऊपर, क्षेत्रफल के कारण दिशा ऊपर की ओर, और क्षेत्रफल के कारण दिशा सपोज यहाँ पे ऊपर की ओर आ गई, ये ds, और विद्युत क्षेत्र की दिशा हमें पता है तार से दूर लंबवत बाहर की ओर, यानी ई सदिश की इधर, थीटा बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। इसी तरह से नीचे वाले पृष्ठ पे अगर मैंने ये ले लिया ds का मतलब अल्पांश ले रहा हूं, ऐसे ds मिलाकर क्या बनाएंगे, नीचे वाला पूरा पृष्ठ। मैं इनको चाहे आप यहाँ पे 1 2 3 भी लगा देना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसके। ds सदिश और विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ, थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कहने का मतलब मैं यहाँ पे ds3 कर देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। ये ds1 ds2 ds3 अल्पांश क्षेत्रफल हो गया, पहले पृष्ठ पर, दूसरे पृष्ठ पर, तीसरे पृष्ठ पर। तो हमारे पास में हमने इस पूरे बंद पृष्ठ को 3 पृष्ठों में तोड़ लिया, S1 S2 S3। S1 पृष्ठ के लिए E डॉट ds यानी S1 पृष्ठ से जाने वाली फ्लक्स, S2 से जाने वाली फ्लक्स और S3 से जाने वाली फ्लक्स जोड़ दूंगा तो पूरे बेलन से जाने वाली या पूरे बेलन से संबद्ध फ्लक्स हो जाएगी। बात क्लियर होनी चाहिए यहां तक। तो मैंने जो आपका 1 नंबर इक्वेशन थी, उस इक्वेशन में 2 काम किए, एक तो समेशन Q का मान रख दिया, दूसरा ये जो समेशन E डॉट ds है इसको तीनों पृष्ठों के लिए अलग अलग कर दिया, S1 S2 S3। मैं इस डेरिवेशन की एक लाइन और लिख देता हूं, बहुत आराम से समझना, सबसे महत्वपूर्ण लाइन है ये। S1 पृष्ठ के लिए लिख रहा हूं मैं E ds1 cos 90 डिग्री, आपके सामने है, कारण मैंने बता दिया। दोनों के बीच में E सदिश और ds सदिश के बीच में बनने वाला कोण S1 पृष्ठ के लिए, ऊपर वाले पृष्ठ के लिए 90 डिग्री। इसी तरह से E ds सदिश हटा देता हूं भाई, अब अदिश रूप में लिख रहे हैं, इतना तो आप लोग जानने लग गए होंगे। E ds cos 90, और जो तीसरा पृष्ठ है हमारा, मैं नई स्लाइड में ही लिख देता हूं भाई इसको, तीसरा पृष्ठ है उसके लिए 0 डिग्री, बराबर आ जाएगा लैम्डा h अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये लिख रखा था हमने। अब आप देखिए यहां पे ये मैंने S1 पृष्ठ कर दिया, ये S2 पृष्ठ कर दिया और ये S3 पृष्ठ कर दिया, आप लोगों के समझाने के लिए। हम जानते हैं बिकॉज cos 90 बराबर 0, cos 0 बराबर 1, देयरफॉर फाई बराबर, आप चाहे तो इस फाई को हटा दें, अब कोई काम का नहीं है। हमने फाई सिर्फ इसीलिए लिया था कि एक तो गाउस का नियम, एक फ्लक्स की परिभाषा, दोनों को साथ में जोड़ देंगे, ई भी आ जाएगा और फ्लक्स की परिभाषा गाउस के नियम से परिबद्ध आवेश भी आ जाएगा, लैम्डा सिग्मा जो भी वैल्यूज हैं आवेश से संबंधित वो आ जाएंगे। तो यहाँ पर पहली टर्म दूसरी टर्म दोनों 0 हो गई, मैं लिख सकता हूँ इसको 0 + 0। तीसरी टर्म के अंदर मैं लिख सकता हूँ E ds3, क्योंकि cos 0 का मान 1 बराबर लैम्डा h अपॉन एप्सिलॉन 0। अब देखो बात क्या है, तीसरी पृष्ठ कौन सी है, वक्रीय पृष्ठ। अब इस तार से वक्रीय पृष्ठ की दूरी कितनी है, r, यानी पूरा वक्रीय पृष्ठ तार, क्योंकि इस कहां से जा रहा है, एक्सिस से जा रहा है, गाउसीय पृष्ठ की अक्ष से जा रहा है, इसका मतलब इस तार से चारों तरफ दूरी बराबर है। भाई ये भी मानना है हमने कि गाउसीय पृष्ठ इस प्रकार से है कि तार उसकी किस में है, अक्ष में है, और पृष्ठ जो है वो उसके चारों तरफ है। तो पूरे पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु इस तार से समान दूरी पर है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं चूंकि पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु तार से समान दूरी पर है, अतः संपूर्ण पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कैसा रहेगा, नियत रहेगा, एक समान रहेगा। तो जब कोई चीज नियत हो तो उसको हम क्या करते हैं, समाकलन से बाहर ले लेते हैं, S3 ds3 बराबर लैम्डा h अपॉन एप्सिलॉन 0। आप यहां पे समझ सकते हो यह ds3 जो है उसका वैल्यू क्या होगी,
ds3 एक छोटा सा अल्पांश है वक्रीय पृष्ठ पर। अगर वैसे मैं सारे अल्पांशों का योग कर दूं, समाकलन का मतलब योग ही तो हुआ, अगर मैं वैसे सारे अल्पांशों को जोड़ देता हूं तो मुझे एक पूरी वक्रीय पृष्ठ मिलती है, और पूरी वक्रीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है 2πrh। तो यहां से वैल्यू मिल जाएगी अपने को 2πrh बराबर है लैम्डा h अपॉन एप्सिलॉन 0। दोनों से आप देख सकते हो h और h कैंसिल आउट हो गए, तो यहां से वैल्यू मिल जाएगी E बराबर 1 अपॉन 2π एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन r। आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा इसको लिखने में 2π और एप्सिलॉन 0 को एक साथ में और r को आगे लिख दिया, ऊपर बचेगा लैम्डा। मैं अगर इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा करता हूं तो E बराबर 2 लैम्डा अपॉन 4π एप्सिलॉन 0 r। ये हमारा मेन रिजल्ट है। इस रिजल्ट को मैं नेक्स्ट पेज में और लिख लेता हूं। E बराबर वैल्यू आई है हमारे पास में 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन r, या E बराबर k 2k लैम्डा अपॉन r। अगर मैं इसको सदिश रूप में लिखना चाहूं, सदिश रूप में, तो हम जानते हैं E सदिश बराबर 2k लैम्डा अपॉन r। मैं आपसे पूछूं इसकी दिशा किधर होगी, आप कहोगे तार के लंबवत बाहर की ओर, त्रिज्य दिशा में, यानी r कैप की डायरेक्शन में। पीछे आप डायग्राम्स में देख सकते हैं। तो E का मान ये मिला। यहां से अगर मैं निष्कर्ष निकालता हूं तो निष्कर्ष आता है कि E जो है वो समानुपाती है 1/r के। E किसके समानुपाती है 1/r के, एक निष्कर्ष। दूसरा आता है E समानुपाती है लैम्डा के। लैम्डा क्या चीज है, तार का आवेश घनत्व। तार पर आवेश घनत्व जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा बड़ा विद्युत क्षेत्र बनाएगा, उतना ही परिमाण में अधिक विद्युत क्षेत्र बनाएगा, यानी E लैम्डा के समानुपाती है। और R के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। देखिए R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती नहीं है, सिर्फ R के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर आपसे डायग्राम पूछा जाए E और R के मध्य ग्राफ, बहुत बार पूछा है। कंपटीशन जो एग्जाम लगते हैं, चाहे आपके डेयरी टेक के हों, चाहे अगर मैं कहता हूं आपके डिफेंस वाले एग्जाम्स हों, यहां तक कि अगर मैं बात करता हूं बड़े एग्जाम्स की, जैसे नीट का और जेई का एग्जाम्स है, वहां पे भी ग्राफ से संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जा सकते हैं। हाँ, इतना सरल ग्राफ नहीं पूछा जाएगा, ये भी कंफर्म है बात, लेकिन अगर ग्राफ के बेसिक क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने आते हैं, समझ में आते हैं, तभी हम एडवांस क्वेश्चंस के ऊपर जा सकते हैं। तो आप देखिए E जो विद्युत क्षेत्र है वो और R जो दूरी है उनके बीच में ग्राफ पूछा जाए तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, परवलय आकार का। और यदि E और 1/r के बीच में ग्राफ पूछा जाए तो वो एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होगी। E 1/r के तो समानुपाती है, परंतु E r के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो ये व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ बन गया। और ये अगर लैम्डा के साथ में पूछ लेता, E और लैम्डा के बीच में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी E और लैम्डा के बीच में, तो वो भी इस प्रकार से अपने को प्राप्त होगा। तो ये जो टॉपिक था उस टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा एक अनंत रेखीय आवेशित चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का व्यंजक। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का व्यंजक है। अब जैसे आपको प्रश्न दे दिया जाए कि एक तार है जिसके ऊपर विद्युत क्षेत्र का मान, अब आपको उस पर विद्युत क्षेत्र का मान देगा, इतना वोल्ट मीटर प्रति जो भी लंबाई दे दिया जाए, इतनी इकाई प्रति लंबाई है। आगे बात समझ में, इस तरह से विद्युत क्षेत्र आवेश का मान दे दिया जाए कि 2 कूलाम प्रति मीटर है, 1 मीटर पर 2 कूलाम आवेश है, 2 माइक्रो कूलाम आवेश है एक तार के ऊपर, यानी लैम्डा का मान कितना दे दिया 2 माइक्रो कूलाम पर मीटर। और आपको बोला जाए उस तार से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तो आप देख लीजिए आर की वैल्यू पुट करनी है, के आप लोग जानते हैं, और डायरेक्ट इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन यहां तक बनते हैं। और महत्वपूर्ण बात ये, इस साल जो 2019 का जो पेपर हुआ है उस पेपर के अंदर भी इस जगह से प्रश्न पूछा गया है, न्यूमेरिकल पूछा गया है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस आप ये समझ सकते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट 2 नंबर का, मैंने कहा था कि 4 नंबर का प्रश्न आता है, 2 नंबर का प्रश्न आता है, 1 नंबर का, तो एक 2 नंबर का न्यूमेरिकल इस जगह से पूछा गया है। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस एक न्यूमेरिकल को गलत करके आए हैं, और सीधा जो न्यूमेरिकल पूछा गया है आपके पाठ्य पुस्तक के जो उदाहरण हैं वहां से पूछा गया है। तो ये जो हमारी क्लास है, इस क्लास के अंदर हमने इसके बारे में बात की। नई क्लास में आने से पहले आप पहले तो
न्यूमेरिकल को फाइंड आउट करेंगे जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि क्या वो आप अटेम्प्ट कर पाते हैं, और अगली क्लास जो हम स्टार्ट करेंगे उस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन से आगे स्टार्ट करेंगे। पहले उसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे वो प्रश्न कितने लेवल का था, कठिन था या सरल था, और उसके बाद में ही हम आगे बढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप ज़रूर रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें। अगली क्लास के अंदर फिर आपसे मिलते हैं। अगर कोई भी डाउट रहे वो आप अपने कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।